सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जुबानें फिसल रही हैं, सोची समझी मंसूबाबंदी है या फिर कोई साजिश। बात मुल्की इदारों से बढ़कर मुल्की वकार पर हमलों तक आ गई है। कल अयाज सादिक के बयान ने नए सवाल उठा दिए। वो मामला जिसे पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की फतह तस्लीम किया, उसे अयाज सादिक के बयान ने मुतनाज़ा बना दिया। आज अयाज सादिक साहब को वजाती बयान भी याद आया कि भारतीय मीडिया उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, लेकिन सच यह है कि भारतीय मीडिया तो सिर्फ आपका बयान चला रहा है। इसे तोड़ मरोड़ कर उसके आगे तो आपने खुद रखा। अब आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की मिसाल न बने। सितम यह है, बयान पर इज़ारे नदामत की बजाय मौसूफ वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्जाम लगा रहे हैं कि अभिनंदन के मामले पर वो नरेंद्र मोदी से हिदायत ले रहे थे। आज इस बयान पर पाक फौज का रद्द-ए-अमल भी आ गया है। डीजी ISPR ने आज इस हवाले से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इस बयान पर पाक फौज की तशवीश से आगाह किया। इनका कहना था कि इस बयान ने तारीखी हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश की, पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़ा बनाया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि जंगी कैदी अभिनंदन की रिहाई को एक जिम्मेदार रियासत के मैच्योर रद्द-ए-अमल के अलावा किसी और चीज से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराहकुन है। इन्होंने कहा कि यह दरअसल पाकिस्तानी कौम की भारत पर बाज़े बरतरी और फतह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है, और यह चीज किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं है। इनका यह भी कहना था कि इस पर पाक फौज दिल बर्दाश्ता नहीं, बल्कि इस पर फौज में हर सतह पर शदीद है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि अभिनंदन के बयान पर कौम अयाज सादिक और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से हिसाब लेगी, और हुकूमत चाहती है कि वो कौमी असम्बली में खड़े होकर माफी मांगे। इससे कम पर बात नहीं होगी। अयाज सादिक माफी मांग भी लें, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नवाज शरीफ ने जो खेल शुरू किया है वो अब मजीद खतरनाक होता जा रहा है। अयाज सादिक के बयान से तो यही लगता है कि नून लीग के नजदीक रियासत नहीं, सियासत अहम है। हुकूमत के बुग़्ज़ में रियासत पर हमले किए जा रहे हैं। ये एजेंडा किसका है? नून लीग किसके इशारों पर चल रही है? जब से नवाज शरीफ ने खामोशी तोड़ी है, भारत में खुशी के शादियाने बज रहे हैं। नवाज शरीफ के बयान चिल्ला चिल्ला कर पाकिस्तान के खिलाफ दिल की भड़ास निकाली जा रही है। भारतीय रियासत बिहार में इंतखाबात में भी होने जा रहे हैं। सियासी तजियाकारों के मुताबिक अयाज सादिक का यह बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए इन इंतखाबात में जीत का टिकट साबित हो सकता है, क्योंकि भारतीय इंतखाबात में सिर्फ यही सौदा खूब बिकता है। क्या यह महज हुस्न इत्तेफाक है या फिर कोई गहरी साजिश? आज इसी पर तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मौजूद हैं, लेकिन डीजी ISPR ने क्या कहा आपको दिखाते हैं। कल एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें कौमी सलामती से मुंसलिक मामलात की तारीख को मसख करने की कोशिश की गई। पुलवामा वाक़े के बाद 26 फरवरी 2019 को हिंदुस्तान ने तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की, जिसमें न सिर्फ उन्हें मुंह की खानी पड़ी बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में हजीमत उठाई। अफवाज पाकिस्तान के चौकन्ना और बरवक्त रिस्पॉन्स ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना दिया। दुश्मन के जहाज जो बारूद पाकिस्तान के अवाम पर गिराने आए थे, हमारे शाहीनों को देखते ही बदहवासी में खाली पहाड़ों पर फेंक कर चले। पाकिस्तान ने एलानिया हिंदुस्तान को दिन की रोशनी में जवाब दिया। हमने न सिर्फ भरपूर जवाब दिया बल्कि दुश्मन के 2 जंगी जहाज भी मार गिराए। विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया, और दुश्मन इस सारी कार्रवाई के दौरान इतना खौफजदा हुआ कि बदहवासी और पैनिक में अपने ही हेलीकॉप्टर और जवानों को मार गिराया। मैं यहाँ एक मरतबा फिर तारीख की दुरुस्तगी के लिए वाजे कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने पहले अपनी कैपेबिलिटी और रिजॉल्व का मुजाहरा किया, और ये फैसला तमाम जंगी ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किया गया। पाकिस्तान की क़यादत और अफवाज पाकिस्तान हर तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वी गेव देम अ ब्लडी नोज एंड इट इज स्टिल हर्टिंग। हिंदुस्तानी जंगी क़यादत, विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई और एक जिम्मेदार रियासत के मेच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराहकुन है। ये दरअसल पाकिस्तानी कौम की हिंदुस्तान पर वाज़े बरतरी और फतह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है। असद खरल साहब, आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम लगाया गया, DGI पर इल्ज़ाम लगाया गया, फौज खामोश रही, लेकिन अब तो ये बनता था, बहुत हो गया। मामला ये है उसामा साहब, जो आज DG ISPR ने ये बात कही है और ये पूरी दुनिया ने कि पाकिस्तान की फतह थी,
पूरी दुनिया ने इसको माना और इंडियन जो है उन्होंने भी माना, और भारतीय क्यादत जो है उसने भी अपनी शिकस्त जो है उसको जवाब बनाया। राफेल जो है जो उसकी अदम दस्तयाबी के हवाले से कि उनका चूंकि वो हमारे तैयारों की डील नहीं हुई थी, इस हवाले से मामला ये है कि ये पहली मरतबा नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानब से एक बयानिया और ये दिसंबर और जनवरी की जो बातें कर रही हैं ये वही है 5th जनरेशन वॉर की, ये पीक है। क्या ये असम्बली के अंदर बाहोशो आवास ये जो इसने कहा नहीं था जो आज वजारती वीडियो जारी की गई है, क्योंकि ये कैलबरी फंड तोड़ मरोड़ के सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट जाली मास्टरमाइंड है। अय्याज सादक साहब ने, पूरी दुनिया ने सुना देखा, चश्मे फलक ने देखा। इन्होंने कल जो बयान दिया कि जब आर्मी चीफ आए उनकी टांगें कांप रही थी और वो घबराए हुए थे। शाह कुरैशी साहब ने कहा नहीं, और शाह कुरैशी टांगे कांप रही थी, घबराए हुए थे, और उन्होंने कहा कि अगर ये जनाब ना किया गया, इसके ऊपर इसको रहा ना किया गया तो जनाब 9 बजे हमला कर देगा। और दूसरी बात, शाह कुरैशी साहब ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा भाई ये कहां से कहां किलाबे मिला रहे हैं। जो मीटिंग हुई थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से हुई थी, उसमें लोगों को बुलाया गया था, वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर हुई थी कि भारत के जो मजमूम अजाइम है, जो मनसूबा जाता है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर हुई थी। अभिनंदन का तो उसमें डिस्कस ही नहीं हुआ था। अच्छा, अब ये पहले कराते हैं और उसके बाद ये मुकरते हैं। ये इनका पहली मर्तबा नहीं है। अच्छा, ये इंडियन को नैरेटिव दे दिया। डॉन लीग्स किसने की? बाबर डोकर साहब, कोई शक रह गया है कि अब ये किसके एजेंडे पर काम हो रहा है? यानी पूरी दुनिया जो पाकिस्तान की बहादुरी, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की कौम का जो रिस्पांस था एक मैच्योर तरीके से, जिस तरह हमने पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया कि हमारे कब्जे में और फिर उसको छोड़ा, इस्लामी रवायात, इंटरनेशनल जो कवानीन है उसकी मुनासबत से उसको छोड़ा, उसको ये खौफ और बुजदली पेश करके उनके हाथ में हथियार दे रहे हैं। उसामा साहब बेड़ी बेशर्मी के साथ फैक्ट्स को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। मैं अभी गूगल पे चेक कर रहा था, बड़ा क्लियरली गूगल में आप जाए, बड़ा क्लियरली वहां पर लिखा हुआ है कि जब 26 नवंबर को जब अभी नंदन को गिरफ्तार किया गया तो उसके 2 दिन के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को वहां पर बुलाया और उसके तरले मिलते किए कि हम पर बहुत प्रेशर आ रहा है, इसको अभिनंदन को फौरी रिहा किया जाए। वहां पर यह साइटेशन की गई कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान को चाहिए कि उसको रिहा कर दे। जेनेवा कन्वेंशन जो है, अगर उसकी आप सेक्शन 106 पढ़े तो बड़ा क्लियर है, उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर हॉस्टिलिटी खत्म होती है तो जो प्रिजनर ऑफ वार है उसको विदाउट एनी डिले जो है रिलीज कर दिया जाए। यही बात आज DGISP यादव की, उन्होंने भी यही कहा कि जब हमने जेनेवा कन्वेंशन के तहत उसको एक वेलकम जेस्चर के तहत उसको रिलीज किया गया। ठीक, अब एक तरफ तो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट आपके हाई कमिश्नर के पांव पड़ी हुई थी, इंडियन गवर्नमेंट आपके हाई कमिश्नर से मिन्नतें कर रही थी बिल्कुल कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है, 1.25 अरब आबादी का प्रेशर है, खुदा के नाम पर इसको रिलीज कर दो, हमारी बड़ी बदनामी। पाकिस्तान के दोस्तों से, ममालिक से मिन्नत समाज कर रहे थे कि पाकिस्तान से सिफारिश कर दे। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं अब दिखाना चाह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ और उनके हवारियों का जो बड़ा पसंदीदा भारतीय मीडिया है, जब ये वाकया हुआ तो उस पर भारतीय मीडिया क्या कह रहा था वो भी देखिए। साबिक भारतीय जर्नैल का आपने जुमला सुना, पाकिस्तान की तारीफ। आप देखिए उनका वज़ीर आज़म क्या कह रहा है, जी राफेल होते तो हमारी इतनी बुरी हालत ना होती, इस तरह शिकस्त ना होती। उनका मीडिया क्या कह रहा है कि जनाब FC श्रीनगर का कोई सबूत नहीं मिला। एक एक चीज, एक एक जुमला मैंने आपको दिखाया है, चीख चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान की फतह थी, भारत की शिकस्त थी, और यहां बेशर्मों को शर्म नहीं आती असद खरल साहब के फतह को ये खौफ और बुज़दिली दिखाना चाहते हैं। उसामा साहब उनके डांडे कहीं और से मिलते हैं, उनको स्क्रिप्ट कहीं और से आता है, उनका मास्टरमाइंड को और है, उन्हीं का स्क्रिप्ट मैंने दिखा दिया है। वो पाकिस्तान की फतह कह रहे हैं, जिनका वो मैं अब क्या कहूं, जिनका स्क्रिप्ट उनको मिल रहा है उन्हीं का स्क्रिप्ट देख लेते हैं। तो वही पढ़ेंगे ना वो जिनकी तनख्वाहों पे काम करते हैं। मैं आपको उसामा साहब एक बात बता रहा हूं, आप जरा गौर से सुने। इन्होंने कहा कि जनाब जो अय्याज सादक ने ये कहानी सुना के कौम को, डॉन लीग्स की मुकर गए, पहले करवा ली फिर मुकर गए। अच्छा, अब अय्याज सादक साहब कल किस हालत में थे? बाहोशोवास थे ना। उन्होंने जो बात की, आज वो कह रहे हैं मेरा तोड़ मरोड़ के किया उसको बयान। और भाई तोड़ना मरोड़ना तो वो होता है कि आपकी वीडियो एडिट की हो, तोड़ना मरोड़ना तो वो हुआ जो आप झूठी ज़राए से खबरें चलवाते हैं।
ये ना तरोड़ा है ना मरोड़ा है, ना ये जराए हैं। आप खुद कलम और मुशर्रफ खुद कह रहे हैं। सर ये स्पीकर है कौमी असम्बली का, मुझे शर्म आती यानी है। अच्छा अगले ही सुन ले, वो कह रहे हैं वजीर आजम ने पार्ली रहनुमाओं को, अब ट्विस्ट कर रहे हैं कहानी को कि रहनुमाओं की अभिनंदन से मुतल्लक जो मीटिंग बुलाई वो ताखीर का शिकार हुई। मीटिंग में ताखीर की क्या वजह थी? क्या वो मोदी से डिक्टेशन ले रहे थे? मोदी से डिक्टेशन इमरान खान साहब नहीं लेते, मोदी से डिक्टेशन हमारे इदारे नहीं लेते, मोदी से डिक्टेशन लेते आपके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो लेते हैं वहां से डिक्टेशन। उनको आता है वहां से स्क्रिप्ट, जो अल्ताफ पार्ट 2 बन के बाकायदा उनके पेरोल पे चले गए हैं, वो वहां पे बैठे हैं। अच्छा यहाँ पे भी सुन ले उसामा साहब थोड़ा सा। जी जी जी, मैं और चीज आपको दिखानी है, आप दिखानी है वो दिखाएं। मैं आज आपको वो कॉन्स्पिरेसी की बताऊंगा, जरूर आप ये दिखाएं भी, डॉक्टर साहब से बात करें। मैं आज एक बड़ा इनका बमशेल दूंगा जरूर यहाँ से लेकर साना कराची की जो बाबला अभी डिफेकल हुआ, उसके अंदर इंडियन एम्बेसी कौन सा जर्नलिस्ट था, इंडियन एम्बेसी के कितने लोग थे, इदारों को इदारों से टकरा के आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने के लिए प्लान कहां बना, कौन लोग मुलव्वस थे, वो मैं बताऊंगा। पहले ये बताएंगे। अब भी अयाज सादिक साहब और उनके हम ख्यालों की तसल्ली नहीं हुई तो फिर पाकिस्तान ने ये अभिनंदन का जिस तरह जहाज गिरा और उसके बाद जो पाकिस्तान ने जो रिस्पांस दिया था उसके जो सबूत दिखाए हैं वो भी आप देखिए। बाबर डोगर साहब, ये है हमारी पाक फौज की बहादुरी, पाक फौज का रिस्पांस सबूतों के साथ। और फिर भारतीय अफसर कहते रहे कि यहां पर उनका आर्मी चीफ भी था जिस टारगेट को लॉक करके फिर साइड पर गिराया गया मिसाइल, और इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है हमारा कुछ नहीं हुआ था। तो हमने उतना ही जवाब देना था जिससे उनको समझ आ जाए, उनकी अक्ल ठिकाने आ जाए। फिर अभिनंदन को भी हमने सारा गिराया। तो ये है बहादुरी और दिलेरी। खौफ तो ये अयाज सादिक साहब का जो सरगना है, जो लीडर है, वो खाता है कि जो बाहर बैठकर यहां पर हमारे खिलाफ बातें करता है। उसामा साहब, मुझे एक चीज़ बताएं कि मैं याद सादिक साहब से ये पूछता हूं कि भारतीय कर्नल जो बलूचिस्तान से पकड़ा गया था, ये उस वक्त स्पीकर थे, ये 5 साल स्पीकर है, कितनी दफ़ा इन्होंने उसका नाम लिया, कितनी दफ़ा इन्होंने इंडिया को कंडेम किया उस पर। कोई एक स्टेटमेंट मुझे निकाल कर दिखा दे याद सादिक कि जब इनकी हुकूमत थी, इसके प्राइम मिनिस्टर ने, याद सादिक ने, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कितनी दफ़ा उस कर्नल का नाम लिया, कितनी दफ़ा इंडिया को कंडेम किया जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस था, जिसने पाकिस्तान में, कराची में, बलोचिस्तान में, ट्राइबल एरियाज में दहशत गर्दी के वाक़यात माने, एडमिट किए। कितनी दफ़ा इन्होंने उसको कंडेम किया। याद सादिक साहब, एक दफ़ा आपके मुंह पर उसका नाम नहीं आया। दूसरी तरफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि अगर हमारे पास राफेल होते तो ये इसका रिजल्ट मुख्तलिफ होता। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि वेबसाइट पर ये स्टोरीज मौजूद है कि किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को बुलाया, उसके तरले मिलते करते रहे कि किस तरह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कन्वे करें कि इसको जेनेवा कन्वेंशन के तहत रिलीज़ किया जाए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। वो तो पता चल रहा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि उस पर कितना प्रेशर है, जब वो ये पछता रहा है कि अगर राफेल होते तो रिजल्ट मुख्तलिफ होता। यानी कि वो एडमिट कर रहा है कि उनका नुकसान हुआ, इंडियन तैयारे पाकिस्तान ने गिराए, इंडिया अपना जो टारगेट था वो नहीं हासिल कर सका। फिर अगले दिन पाकिस्तान ने सारा इंटरनेशनल मीडिया जो था ISPR लेके वो साइट पर गया, वहाँ पर चंद एक दरख्तों के और चंद एक परिंदों के अलावा कोई और नुकसान नहीं हुआ। हाँ, माहौलियाती आलूदगी इंडिया ने वहां पर फैलाई, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। और सादिक साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि खुदा ना खासा कि हमारे एक और चीज आज एक और रखा है। हाँ जी, ये याद सादिक साहब और बाजवा साहब की उनके लीडर की नजर एक और कुरैशी की बात कर रहे हैं। ठीक है बाबर साहब, एक और क्लिप है मेरे पास, एक और वीडियो में दिखाना चाह रहा हूँ कि जो ये जो भारत कहता रहा F-16 के हवाले से, इंडिया खुद घुटनों पे झुका हुआ था, इंडिया खुद ये चाह रहा था कि किसी अच्छा, अब आपको दिखाते हैं कि भारत ने जिस तरह से प्रोपेगेंडा करने की पाकिस्तान का F-16 गिराया गया है और अभिनंदन को हीरो बनाने की कोशिश की, फिर किस तरह से वो सारा प्रोपेगेंडा, वो झूठ बेनकाब हुआ, वो भी देखिए। मेरा ख्याल है कि असद खरल साहब, अब अयाज सादिक साहब, मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब की तसल्ली हो गई होगी कि बहादुर कौन है, सच्चा कौन है, बुज़दिल और खौफ कौन खाता है। एक भी मिसाइल अभिनंदन का फायर नहीं हुआ था और कोई F-16 जब मिसाइल फायर नहीं हुआ तो उसने किसको गिराना, क्या करना था। तो इनकी तसल्ली किस तरह होगी असद खरल साहब, मुझे बता दें। कब ये बाज आएंगे
पाक फौज पर हमला करने से, इदारों पर हमला करने से। अब तो इन्होंने तो यानी कभी कारगिल का किस्सा छेड़ देते हैं, वहां पर दिल आजारी, पाक फौज जिन्होंने शहादतें दी और भारत कहता रहा कि मर गए हम, बर्बाद हो गए, जितनी बहादुरी से वहां पर जो लोग लड़े। तो अब ये किस तरह की बातें हो रही हैं? अब दोबारा ये तो प्लान था, पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और उसमें ये फैसला हुआ कि जाकर अब इस तरह से बिल्कुल लड़ जाना है, हंगामा नहीं करनी है, और उसमें फिर इस तरह की ये तो सोची समझी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। एक कहावत है अंग्रेजी की, अ मैन इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स। नवाज शरीफ के अतराफ में अगर पॉलिटिकल एलीट या अशराफिया जो उनके अतराफ में पाकिस्तान में अगर देखें तो आपको सारे वो नौसरबाज, फ्राडिये, झूठे और 2 नंबर मनी लॉन्डर नज़र आएंगे। उसमें एक लंबी फहरिस्त है कि इसाक डार साहब का प्रोफाइल क्या था, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, वो लोग जो चंदे और पता नहीं क्या क्या ज़कात और फंड से भी लेते थे जो लोग पैसे, एक लंबी फहरिस्त है। और सैफुर रहमान जो करतबा चौक में शराब की कुपियाँ बेचता था। असल खबर जो है मैं साज जो भयानक है, डांडे कहाँ मिलते, जो मैं टीजर दिया था ब्रेक के बाद, खौफनाक है, जरूर कहानी बड़ी खौफनाक है, पूरी चीजें बताऊंगा। और चीफ जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर कहें इन कैमरा या चैम्बर में, वो ऐसी चीजें मैं खोल के रख दूंगा कि ये मुंह दिखाने के काबिल है। ब्रेक के बाद वो बताएंगे कि डांडे कहां जा रहे हैं। अब पता चला। अयाज सादिक साहब ने जो कहा, इससे पूरी कौम में गम गुस्सा है, दिल भी दुखी है। असद खरल साहब, ये जो अब कहा जा रहा है जी ये तोड़ मड़ोड़ को पेश किया, ये मतलब नहीं था, वो नहीं था, इसके पीछे असल सोच क्या है, कहानी क्या है किस चीज़ पर ये, किस एजेंडे पर ये सब चल रहे हैं? कहानी ये है, मैं उसका पहले, हर बंदा कहता है जी आखिरी जो बात है ना वो पहले बता दीजिए। नेट शैल इसका क्या है? नवाज शरीफ साहब को, मरियम साहबा को अब यकीन हो गया है कि जो गोल उन्होंने खिलाया, नैब के केसेस एनआरओ मिला नहीं, फाटक का बिल पास भी हो गया, सारी तरले मिनतों का खुफिया प्रोग्राम, खामोशियाँ, ट्विटर बंद होना, सारी उनकी सब्र जो है वो पैमाने लबरेज हो गए। लेकिन काम उनको ठीका दिखाया गया कि जब मीडिएटर भी बीच में भागे, 1.5-2 साल तक सब्र किया, खुफिया मुलाकातें की, पैगाम रसान भी भेजे कि जनाब हम जो है ना ये नैब के केसेस ख़त्म कर दें और हमारे जनाब तो जो आप कहेंगे हम करेंगे, सर्व करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, जो मामला नैब के केसेस के हैं वो अदालतें देखेंगी और जो वो है जनाब सियासी वो पार्लियामेंट। इसके बाद चूँकि वो तो पहले ही जो पॉलिटिकल उनके जो आका हैं बरूनी, आका जो बरूनी है, उनके पेरोल पे पहले उनके साथ नेक्सिस है, बिजनेस है, बहुत सारे मामला हैं। इसलिए वो लंदन जाने के लिए पासपोर्ट बनवाया, लाहौर आया, नवाज शरीफ उनको पता था मैंने रहना है, प्लेन आपको पता बना लिया था, मरियम साहबा ने बनवा लिया, सब कुछ हो गया। अब मामला क्या हुआ, छोटी सी अगर आप 2-3 मिनट में सारी ये सागा बताता हूँ मैं क्या है। डॉन लीक्स हुई, प्राइम मिनिस्टर हाउस से लीक हुई, हाँ जी, कौन से उसमें इन्वॉल्व थे, पीआईओ, परवेज रशीद को कुर्बानी का बकरा और मरियम को जिस तरह बचाया गया, वो क्या गिव एंड टेक होता, वो एक अलग कहानी में नहीं जाता उस पर। अच्छा, तो यही बात है ना, आप जब शेयर देंगे तो यही फिर होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डॉन लीक्स जो है, डॉन लीक्स के बाद फिर जो मोदी का आना, पाकिस्तान अचानक मिलिट्री सेक्रेटरी को लाहौर से भेज देना, अफगानिस्तान से आना, लैंड अचानक बगैर परमिशन के सड़कों पे आए, खुफिया मुलाकातें करना, सज्जन जंदाल के मरी में मुलाकातें करना, अफगानिस्तान के जरिए जो लोहे और सारा कारोबार चूँकि स्टील का वो भारत ले जाना और वो बीच में पाकिस्तान को इस्तेमाल करना। सज्जन जंदाल और हुसैन नवाज की खास तौर पर बता रहा हूँ, हिल मेटल स्टील, उसके जो CEO और MD हैं ये हुसैन नवाज साहब, वो मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो इनके अपने क्लेम के मुताबिक, अपनी इनकी वेबसाइट जो वहाँ पे है, वो जद्दा के अलखुमरा इंडस्ट्रियल एरिया में है। हुसैन नवाज उसके ऑनर हैं। हुसैन नवाज स्टील का बिजनेस अफगानिस्तान, इंडिया और ये सऊदीया और ये वाया बटिंडा, सारा ये कहानी है। भारत के चीनी जाना आना वो पुरानी कहानियाँ हो गई। भारत से रा के जो भी एजेंट है, ये शुगर मिल में हमने रमज़ान में दिखाए, अंदर की तस्वीरें भी दिखाई, विदाउट रिपोर्टिंग को, जो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पुलिस रिपोर्टिंग को, सारा वो कहानी चलते रही, बशीरदी आना जाना। अब मामला क्या है, उसके बाद ये मामला हो गया, मरियम साहबा के बयान देख लें, नवाज शरीफ साहब की कुछ अरसे से तकरीरें देख रहे हैं, बराह रास्त वो फौज के ऊपर और इदारों के ऊपर बात कर रहे हैं। उसके बाद मरियम साहब अचानक बोल पड़ी, शहबाज शरीफ बेचारे गायब हो गए डर के कि ये तो मर जाएंगे, हम आ गए। इसके बाद क्या हुआ, ये जो अयाज सादिक से पहले कराची का वाक़े की बात कर ले, उसके बाद अयाज सादिक पे बात खत्म कर दूंगा। कराची में क्या हुआ, कराची के वाक़े के अंदर अब नाजरीन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान,
इंटीरियर मिनिस्टर, जितने भी कंसर्न है पाकिस्तान के सलामती, शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको मुखातब करके एक नेशनल, एक पाकिस्तान के लीडिंग नंबर 1 चैनल पे बैठ के एक जिम्मेदारी से मैं बात आप जो करने जा रहा हूँ इसकी तहकीक कर लें। मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो पब्लिक में नहीं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत बड़ी खौफनाक एक चीज़ है, चीज़ें हैं, बल्कि बहुत सारे एविडेंस हैं। मैं कहानी नहीं सुना रहा, वो मैं आपको दे सकता हूँ। और मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये मैं अपने एज ए असद खरल इसमें चैनल छोड़ के मैं अपने तौर पर इसको प्रूव अगर ना करूँ तो जो मैक्सिमम मेरी सजा बनती है वो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये जो कराची के हवाले से जो आईजी साहब के अगवा का ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, और इसमें 2-3 चीज़ें मोटी मोटी मैं आपको बता देता हूँ, जो इससे ज़्यादा मैं खोल नहीं सकता जी। एक जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है, 3 और लोग हैं। एक सहाफ़ी जो है उसमें जो इन्वॉल्व है उसका इंडिया बहुत ज़्यादा आना जाना है, ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान अमेरिका के वाले से तलकात और एंटी इस्टेब्लिशमेंट खबरें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगती हैं, उन दिनों में ख़ास तौर पर उसका इंडिया आना जाना। ये बातें मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। फिर नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें और इंडियन लोगों से मुलाकातें, ख़ास सिर्फ चंद स्टोरीज हैं उसके क्रेडिट पे और सिर्फ इस पर्पज़ के लिए हैं, ठीक है। एक तो वो इसमें शामिल है। अच्छा। उसके बाद 3 और साफी शामिल हैं। 3 लोग, हाई कमीशन इंडियन के 3 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये मैं जो बात कर रहा हूं ये बातें जरा गौर से सुनने वाली उसामा साहब। उसके बाद आईजी के घर में मीटिंग होती है। आईजी के घर में किन किन अफसरान को बुलाया गया अपने को। सबसे पहले आईजी ने किसको फोन किया? अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को, मुराद अली शाह, बिलावल, जो भी जिनको किया, सईद गनी, सारा इदारे उसका निकलवा सकते हैं, लोकेशन निकलवा सकते हैं, सीडीआर अलग व्हाट्सएप पे सिग्नल पे जाते हैं, मुझे पता है बहुत सारी चीजें फिर भी निकल आएंगी। उसके बाद एक कॉन्स्पिरेसी हैच की गई। पुलिस ने कहा कि जनाब हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हमें प्राइम पोस्टिंग तो आपने दी हुई है, हम आपके लिए मजीद भी सर्व करेंगे। पीपल्स पार्टी की क्यादत को कहा कि आप हमारे पीछे खड़े हो। उन्होंने कहा आप लिख के दें ना, पहले तो लिख के दें। लिख के दिया गया। फिर एक ड्राफ्ट तैयार हुआ स्टीरियोटाइप जो सारों से छुट्टियों का जो जबरी कहा गया, उसकी लैंग्वेज कहाँ से प्रिपेयर हुई, लैंग्वेज बनी, वो बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, लीक कराई गई चीज़ें जुबैर और इधर उधर से। उसके बाद वजीर आला सारा। उसके बाद क्या हुआ, आर्मी चीफ और इदारों के ऊपर आपको पता है बरह रास्त बमबारी होगी, खास वही अकाउंट्स, सोशल मीडिया सारी आपको कहानी, और वही जो खास बयानियों वाले लोग थे, एंकर चैंकर ट्विटर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आर्मी चीफ और इदारे मजबूर हो गए कि बिलावल से उन्होंने फोन किया। उसके बाद बिलावल और ये जाके इन्होंने कहा, उनको कहा। फिर उससे पहले जो खुफिया तौर पे ये मिले जाके आपस में मुलाकातें आईजी से की, वो नहीं पब्लिक हुई। उसके बाद इन्होंने आर्मी चीफ के ऊपर एहसान चढ़ाने के लिए दिखाया कि जनाब देखिए हम तो मना रहे हैं, म्यूटनी हो गई है, क्योंकि पंजाब के पुलिस के उधर से इधर आने जाने वाले अफसरों को मिला लिया उनके साथ, इधर भी एक पूरा इदारों को इदारों के सामने खड़ा किया। मरियम साहबा ने उसको बेचा बयानिए को, और उसके बाद जनाब आर्मी चीफ ने इंक्वायरी का कह दिया, जो भी है इन्होंने इंक्वायरी की बात की। उसके बाद क्या हो उसामा साहब, एक तीर से कई शिकार। पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने कहा देखे जी हमने बड़ा डैमेज कंट्रोल कर लिया। अंदर जाके उनको कहा कि देखा हम आपके साथ खड़े, आज सॉलिडेरिटी के लिए आए ओपनली, और बाहर आके कहा जनाब अदारों को तासर दिया कि हम तो देखिए डैमेज कंट्रोल कर लिया। अब इसके बाद जो अयाज सादिक साहब ने, और इसके ऊपर जो असल जो चीजें बहुत सारी और है, बहुत खौफनाक इसमें चीजें हैं जी। और इसके बाद आ गया अयाज सादिक का। अयाज सादिक का डेलिबरेटली स्क्रिप्ट बना। अच्छा। मुझे ये नहीं पता स्क्रिप्ट किसने बनाया। अच्छा, उनके पास एक आया, ये उसी तरह आया। आगे मैं एक और बात कर रहा हूँ, ये उसी तरह स्क्रिप्ट आया जिस तरह मुशाहिद अली खान साहब जब क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर थे, मरियम साहबा को एक अफसर ने कार्ड दिए, अफसर ने फिर आगे फोन हुआ, एहसन इकबाल को कहा गया, वो वहां पे गए, उन्होंने एक कार्ड दिए, कार्ड पे लिखा था, उसने वहां पे बोला जाके क्लाइमेट चेंज का प्रोग्राम है, और डीजीआईएस के ऊपर मुशाहिद खान बोला, और नीचे से कार्ड वो पढ़ भी रहा था। वो पूरी एक प्लान थी। ये उसी तरह प्लानिंग हुई। प्लानिंग के तहत ये जुमले लिखे गए, बनाए गए, अयाज सादिक ने डिलीवर किए। इंडियन की हेडलाइनें जिस तरह हर इनकी बनती हैं वो बनवाई गई, मीडिया इंटरनेशनल में चलाई गई,
और उसके बाद एक वजाती वीडियो आ गई। यही अच्छा, काम होता है डाउन ठीक है, लिंक से बाबर साहब, बाबर डोगर लेकर साहब, अजाज सादिक ये सागा पूरी एक तक साजिश है। पहले बनाते हैं ठीक। फिर मुकरते हैं। ये इंटरनेशनल कोई- मीडिया में तरदीद नहीं कभी ये छपती। कोई एक बयान नहीं है जो अलग से हो, ये पूरा एक तसलसल है पीछे। अगर और तमाम इसमें बयान पूरा देखें, सासी तो लगता है किरदारों कि का पूरी मेरे तैयारी पास के पूरा साथ ये काम कच्चा हो रहा चिट्ठा है, जी, जी। पूरा कच्चा चिट्ठा, बाबर साहब, पूरे नेक्सिस है, बाबर डॉट्स डोगर है। साहब। मैं ऑफर कर रहा हूं कोई इदारे चाहते हैं, जी जी मैं तैयार हूं। ठीक है जी बाबर डोगर साहब। जी सर। जी आप ये समझते हैं, जी जी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप ये समझते हैं कि सब सोची समझी साजिश है, ये कोई एक बयान नहीं है, पीछे एक तसलसल है और उसके बाद ये वार बढ़ते जा रहे हैं। सामा साहब, ये एक बड़ा खौफनाक नेक्सस है। इनके पीछे इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, इनके पीछे वो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सनल जो हैं उनको ख़त्म करना चाहती हैं। ये उनके हाथों में कठपुतली हैं, ये उनके हाथों में खेल रहे हैं और ये रियासत पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। एक साजिश के तहत अफवाज पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। आप देख लें कि शुरू दिन से जिस दिन से नवाज शरीफ की गुजरांवाला में तकरीर, उसके बाद से लेके अब तक जो टारगेट किया जा रहा है, कल जो अयाज सादिक ने टारगेट किया है वो भी अफवाज पाकिस्तान को किया है, रियासत पाकिस्तान को किया है। ये एक साजिश के तहत पाकिस्तान को, अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान एज अ स्टेट कमज़ोर करना चाहते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, ये पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है। ये पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हैं। इनके अंदर इतना वैनम है, इतना जहर है पाकिस्तान के खिलाफ कि आप सोच नहीं सकते। ये सारी चीज़ें एक लड़ी में परोई हुई हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता टारगेट सिर्फ एक ही है, वो है। तो फिर ये साबित हुआ बाबर साहब, ये साबित हो गया कि ये पाकिस्तान से सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं और अगर इक़्तिदार इनको नहीं पाकिस्तान से मिलता तो ये इतने मुतरफ़र हो जाते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ही फिर ये हो जाते हैं। अब ये जो अयाज सादिक साहब ने कहा, अगर इन्होंने हुकूमत पर ही तनकीद करनी थी तो किन मामलात पर हो सकती थी? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। एक मरतबा फिर अद्वियात की कीमतों में 5 से 10% तक इजाफा हो गया है और इस दफ़ा तो तहरीक इंसाफ के लोग खुद भी फट पड़े हैं और हर कोई शिकवा कर रहा है कि किस तरह से महंगाई हो रही है, अद्वियात की कीमतें क्यों बढ़ती चली जा रही हैं। बाबर डोगर साहब, अब तो हाल ये है कि फतियाना साहब भी ये कहें कि अगर केमिकल की इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी जाती तो अद्वियात की कीमतें इस तरह से ना बढ़ती, ये सब कुछ ना होता। नूर आलम खान जो है तहरीक इंसाफ के, वो कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने 3 मरतबा दवाइयाँ महंगी कर दी। सभी ये बात कर रहे हैं। ख्वाजा शिराज तहरीक इंसाफ के, वो कह रहे हैं जी ये 5 से 10% इजाफा हो गया है, ये मलबा माजी की हुकूमत पर मत डाला जाए। अब तो जिन लोगों ने डिफेंड करना है कि अच्छा जी ये वजह हो गई, वो हो गई, वो बोल रहे हैं, हुकूमत के अपने MNAs बोल रहे हैं, अपने पार्लियामेंटेरियन बोल रहे हैं। अब तो उसामा साहब, यही बदकिस्मती है। अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट जो बेतहाशा वादे करके आई थी वो डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। एक तरफ वो अपोजिशन है जो कि रियासती इदारों पर टारगेट कर रही है, उनको कमज़ोर कर रही है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट उनको पूरा फ्यूल दे रही है। वो महंगाई, आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी, अद्वियात महंगी, रोज़गार नाम की चीज़ कोई नहीं है, ताकि लोग जो है वो अपोजिशन के पीछे लग जाएं, अपोजिशन के पीछे चलें। अगर इस गवर्नमेंट ने डिलीवर किया होता, अगर आज चीज़ों की कीमतें कम होती तो यकीन माने कि ये अपोजिशन जो है ये 10 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकती थी। हमने खुद देखा, नवाज शरीफ जब ये कोर्ट्स में आते थे, शहबाज शरीफ कोर्ट में आते थे, इनसे 10-10 बंदे इकट्ठे नहीं होते थे। आज वही अपोजिशन जो इतने बंदे इकट्ठे करिए, उसकी मेन रीज़न ये है, ये गवर्नमेंट डिलीवर करने में नाकाम है, ये फेल है। इनके अपने मिनिस्टर जो हैं वो अगर आपके साथ अलहदा में बात करेंगे तो वो आपको खुद कहते हैं कि जनाब गवर्नमेंट जो है ये डिलीवर नहीं कर पा रही, गवर्नमेंट की डिलीवरी कैपेसिटी नहीं है। अब इमरान खान साहब कभी वो ब्यूरोक्रेसी पे डाल देते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं मान रही, कभी वो किसी और पे डाल देते हैं। हकीकत ये है कि मिनिस्टर नाअहल है, चीफ मिनिस्टर पंजाब नाअहल है, हर चीज़ को ब्यूरोक्रेसी पे डाल दिया जाता है। हर चीज़ का जवाब ये है कि पिछली गवर्नमेंट चोर थी, पिछले चोर थे, पिछले डाकू थे। अब ये मंजन कितने दिन तक बिकेगा? लोग अब हुकूमत से डिलीवरी चाह रहे हैं, लोग अब तंग आ गए हैं। आप यकीन जाने कि जो अद्वियात हैं
वो लोगों की पहुंच से बाहर हैं। जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है वो इतनी महंगी अद्वियात कहाँ से खरीदेगा। इस गवर्नमेंट के होते हुए अद्वियात की कीमतों में 100% इजाफा हो गया। मैं तो खुद बाबर साहब हैरान हो गया। पिछले दिनों हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा भी है कि कोई 30 रुपए का 50 रुपए का पत्ता था वो अब 800 रुपए तक हो गया है। डोगर साहब आपने 50 से 100% का, वो 400 से 500% की तो दवाइयां एक नहीं, दो नहीं, दर्जन नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की बात कर ले, कम से कम सैकड़ों में तो मैं प्रूव कर सकता हूं 500% तक, 500%। और दूसरी उसामा साहब एक और चीज, मैं आपको सिर्फ पंजाब का और केपी का कंपैरिजन, मेरे पास पूरी शीट्स पड़ी हुई हैं, मैंने अरकरेजी की है। मेडिसिन के फार्मास्यूटिकल जो ऑनर हैं, वाह खुदा उसामा साहब मेरे पास आके रोने लग पड़े। वो किस लिए रो रहे हैं? कहते हम इसलिए रो रहे हैं कि हमें अद्वियात से अरबों रुपए यानी हम सस्ती देना चाहते हैं। कहते हैं बदकिस्मती ये है कि वो कहते हैं महंगी दवाएं दें। ये शहबाज शरीफ साहब और केपी का कंपैरिजन मेरे पर पूरा है। यानी एक एक जो गोली जो 2 रुपए की वो कहते पड़ती है, वो अगले साल वो 10 रुपए की लेते हैं। जो करोड़ों में बल्क परचेज होती है, जो एक कैप्सूल और गोली हमें 10 पैसे का पड़ता है, वो 10 रुपए का लेते हैं अगले साल, और करोड़ों में क्वांटिटी होती है, अरबों के में पहुंच जाता है वॉल्यूम। मेरे पास पूरी शीट्स हैं, नैब के पास चीजें थी। वो कहते हैं हमें पर्चे देते हैं शहबाज शरीफ। पहले कहते हैं शहबाज शरीफ जब आया तो उसने कहा सस्ती दवाइयां करें, हमने सस्ती कर दी। उसके बाद हफ्जा और ये सारा फार्मासी में आ गए। उसके बाद उसने कहा कि एक जो चीज थी हम 10 पैसे में देते थे, अगले साल वो 10 रुपए में, 5 रुपए में, और करोड़ों में परचेज। और उनका चला गया। ये क्या कर रहे हैं? अब ये अब तो उससे ज्यादा, अब तो जफर मिर्जा दौर में, ये अब तो मैं दौर में सारा कुछ महंगा, मैं अभी कह रहा हूँ डॉक्टर साहब 500 जो फीसद इजाफा है वो तो इनके दौर में हुआ है। अच्छा, ये जफर मिर्जा जो डॉक्टर हैं, ये जो अभी मौजूदा मसूफ हैं 500, और अभी और एक कौन सा रहे हैं, कहते हैं ड्यूटी कम कर दो। अच्छा, हाल ये पेश किया जा रहा है और उधर से और दोनों साहब कहते हैं अदाद शुमार जो है वो सही नहीं पेश किए गए, वो हम तक सही नहीं पहुंचाए गए। अभी है कि हफीज शेख साहब को ये फाइन उड़ रही है। नहीं, किसी मेडिकल स्टोर पे जाए ना, मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, मैं 500% दवाइयों की लिस्ट लंबी है, क्या आप डिनाई करें उसको। अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को रिलीफ जरूर मिल गया है। और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो उनके खिलाफ पार्लियामेंट पर हमला केस चल रहा था उसमें उनको बरी कर दिया गया है। और जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, चूँकि सदर के तौर पर उनको इस्तिस्ना हासिल है तो इसलिए उन पर तो केस चल नहीं सकता, लेकिन इसके अलावा बाकी दीगर नामजद मुल्ज़िमान पर 12 नवंबर को फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। अदालत ने उनको तलब कर लिया है कि वो आएँ, और इनमें जनाब विफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी हैं, परवेज़ खटक हैं, शफ़कत महमूद, असद उमर, इसके अलावा पंजाब से अलीम खान समेत दीगर भी शामिल हैं। आइंदा समात पर इनको तलब किया गया है। बाबर डोगर साहब, ये इमरान खान साहब तो नहीं, लेकिन बाकियों के लिए मुश्किल पड़ सकती है। और ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चल रहा है कि जिस तरह कहा गया कि लोग पार्लियामेंट में घुस गए और PTV में चले गए, वो उस केस में सब नामजद हैं। उसामा साहब, ये एक सियासी केस था, सियासी केस का कुछ भी नहीं बनता। अल्टीमेटली ये किसी को भी सजा नहीं होनी। आप देखिएगा, अब मुझे एक बात बताएं, तो वो प्रोसिक्यूटर जो पहले जो था वो इनके ख़िलाफ़ पेश हो रहा था, अब वो इनके हक़ में पेश हो रहा है। उन्होंने ख़ुद पेश होकर ये कहा कि जी कि प्राइम मिनिस्टर इसमें हमें मतलूब ही नहीं है। मगर वो प्रोसिक्यूटर जो पहले ये कह रहा था कि इमरान खान साहब जो है उनको इसमें अरेस्ट किया जाए, वही ये कह रहा है कि जनाब वो हमें मतलूब ही नहीं है। तो प्रोसिक्यूटर जो है वो भी गवर्नमेंट इसकी मुद्दई थी, गवर्नमेंट ऑफ PTI की है। तो अल्टीमेटली आप देखिएगा कि सारे केसेस, ये जो सारा केस है ये अल्टीमेटली फिजल आउट हो जाएगा। इसमें कोई मुखालिफ पार्टी होनी कोई नहीं, गवर्नमेंट जो है वो भी वही मुद्दई है, गवर्नमेंट जो है वही मुल्जिम है। तो इसका अल्टीमेटली क्या निकलना है? कुछ भी इस तरह के केस क्यों बनाए जाते हैं? जो मामले में तो इमरान खान मौजूद नहीं थे, बराह रास्त वो थे नहीं, इश्तिहारी भी रहे इस मुकदमे में, जमानत पर थे या ना हो। ये केस अभी से मैं बता रहा हूं, अभी से आपका बता रहा हूं, के दौर में ये मुकदमा दर्ज हुआ, उसका हुकूमत में दी थी, बिल्कुल तो वो पकड़ लेते, वो करा लेते कार्रवाई। बात ये नहीं होती, सियासी मुकदमे का इशू नहीं डोगर साहब। बात किस्मत ये है कि पाकिस्तान में तो यही मामला हो गया है कि कानून, वो कहते हैं ना, मकड़ी का वो जाला है जहाँ छोटा मोटा जो अशरात है वो तो बीच में फंस जाता है और बड़ा जो फाड़ के निकल जाता है। पाकिस्तान में तो ये मिसाल पूरी बहन आती है। बाकी रहेगी बात इस केस का जो आपने बताया है, मैं आपको लॉजिकल एंड अभी दे देता हूँ। सारे इक्विट होंगे, बाइज्जत बरी होंगे। मैं अदालत के फैसले पे तो नहीं बात कर सकता, लेकिन इस वजह से बाइज्जत बरी होंगे कि जिस प्रोसिक्यूटर ने, जिस रियासत ने, जिस इदारे ने
रिकॉर्ड या पेश एविडेंस नहीं करेगा अदालत में और वो कहेगा मतलूब ही नहीं है, तो अंडरस्टूड बात है, इसका फेट या इसका आउटकम तो सिंपल सी बात है, वो हमें पता है कि क्या होना है, ये सिंपल सी बात है। तो ये जो अब केस चल रहे हैं ऐसे जाया आज टाइम जो कर रहे opposition हैं, पे मैं केस कहता है। हूँ ये मेरी बल्कि अपील है चीफ साहब से, चीफ जस्टिस साहब से, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के जज हैं, जो चीफ जस्टिस साहब चूंकि दहशतगर्दी की इस्लामाबाद की जो कोर्ट्स होती हैं उसके दहशतगर्द रिस्पेक्टिव जो हाई कोर्ट के हैं, जस्टिस चीफ जस्टिस अतर मंडला साहब, तो ऐसे केसेस पर रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं, वसाइल ज़ाया होते हैं, तरीक़े होती हैं, तो इसलिए बेहतर है कि इसको फौरी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। क्योंकि मैं अभी जब कह रहा हूँ ना, अगर मेरी बात गलत हो जाए तो आप देख लें, तो सालों चलेगा। अब इतने अरसे बाद मियाँ बीवी राजी की करेगा काजी। मामला ये है जब मुलजम कौन है, जो रियासत इस वक्त है, और मुद्दई कौन है, हुकूमत है, जो रियासत हुकूमत रियासत रियासत जो है गवर्न बाय गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्न बाय गवर्नमेंट फंक्शनिंग से चलती है ना, तो गवर्नमेंट फंक्शनिंग जो है वही मुलजम है और वही मुद्दई है, तो अदालत पे फिर मुद्दा हम क्या डालेंगे, अदालत में क्या करेंगे, अदालत को पेश जो करेंगे रिकॉर्ड। अब आगे है बात आफिया सिद्दीकी साहबा की वापसी की, अल्लाह अल्लाह करके मेरा ख्याल है एक आया है मौका कि कोई राह हमार हुई है, जो उसामा साहब रहम की अपील है, रहम की अपील पे उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं, बाबर वान साहब ने ब्रीफ किया है, 24 घंटों में वो कहते हैं मेरा तो बस चले तो मैं ले आऊँ, तो मेरा ख्याल है एक चले, लेकिन जिन्होंने हवाले किया उनके खिलाफ कार्रवाई का भी वो कह रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला करे जी हमारी बहन है वो वापस आए। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, तो हमें याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।